नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। सीमा सड़क संगठन ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को सर्दियों में रिकॉर्ड समय तक खुला रखा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में भारत के Y20 शिखर सम्मेलन के लोगो, वेबसाइट और थीम जारी करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 122 खेल परिसर बनाए जाने की घोषणा की और पुणे में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिन का यह सम्मेलन कल शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में राज्यों के साथ भागीदारी के साथ तीव्र और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये सम्मेलन विकास और रोजगार सृजन तथा समावेशी मानव विकास पर जोर देते हुए विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोगी कार्य योजना का आधार तैयार करेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में ये एक अन्य प्रमुख कदम होगा। सम्मेलन के दौरान 6 चयनित विषयों पर चर्चा की जाएगी। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उपक्रम, बुनियादी ढांचा और निवेश, जटिलताओं में कमी लाने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण तथा कौशल विकास जैसे मुद्दों पर बल दिया जाएगा। सम्मेलन की कार्यसूची 150 बैठकों और वर्चुअल परामर्श बैठकों में सघन विचार विमर्श के पश्चात तय की गई है। ये विचार विमर्श पिछले 3 महीनों में प्रमुख मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित विषयों के विशेषज्ञों के बीच हुआ। मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन पिछले वर्ष जून में धर्मशाला में आयोजित किया गया था। समाचार कक्ष से मनोज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर में बिष्णुपुर में एक जनसभा में शामिल होंगे और 1311 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री आज हाइनगांग गांव जाएंगे और मार्जिंग प्रतिमा परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर में पोलो खिलाड़ी की 122 फुट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। इसके बाद श्री शाह मणिपुर के पहाड़ी जिले में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री बिष्णुपुर जिले के मोइरांग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और आजाद हिंद फौज के मुख्यालय परिसर में 165 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। गृह मंत्री मणिपुर में ओलंपियन पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को आतंकी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है। द रेजिस्टेंस फ्रंट गैर कानूनी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी ग्रुप के रूप में 2019 में अस्तित्व में आया। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये संगठन जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को फैलाने, आतंकियों की भर्ती करने, इनकी घुसपैठ कराने और पाकिस्तान से हथियारों तथा मादक पदार्थों की तस्करी करने में संलिप्त है। मंत्रालय ने कहा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर शेख रज्जाद गुल कुख्यात आतंकवादी है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर Y20 शिखर सम्मेलन भारत के कर्टन रेजर समारोह में आज नई दिल्ली में Y20 शिखर सम्मेलन के लोगो, वेबसाइट और थीम का उद्घाटन करेंगे। भारत इस सम्मेलन में अपनी युवा आबादी को एक सुपर पावर बनाने के तरीकों को लेकर चर्चा करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। Y20 संपर्क समूह में दुनिया भर के युवा नेताओं को साथ लाने और उनके साथ बेहतर कल के लिए विचारों को साझा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवाओं से जुड़े मुद्दे को आगे बढ़ाने का एजेंडा भी तैयार किया जाएगा। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान Y20 की गतिविधियों में वैश्विक युवा नेतृत्व और साझेदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवा 20 के शिखर सम्मेलन से पहले अगले 8 महीनों तक देश भर के विश्वविद्यालयों में Y20 के विषयों से संबंधित बैठकें और संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
अगर आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो कार्यक्रम अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। इस बार का विषय है हिंदी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। राजू, हमारी तरफ से ये चेक आपकी बहन की शादी के लिए। सर, बैंक में खाता नहीं है सर। अरे क्यों? खाते में बैलेंस रखना पड़ता है ना। अरे तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता खोलो ना, मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना पड़ता। RBI कहता है सिर्फ आधार कार्ड लाओ और खाता खोलो। साथ ही फ्री में ATM डेबिट कार्ड पाओ और अपने खाते में से महीने में 4 बार तक पैसे निकालो। डिपॉजिट चाहे कितनी भी बार करो, बस खाता खोलो और लंबी इनिंग खेलो। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे ताकि देश में राज्य को स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाकर राज्य का स्तर बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा और सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य ओलंपिक खेलों का आधिकारिक रूप से उद्घाटन करने के बाद पुणे के बालेवाडी में शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र राज्य ओलंपिक के 39 खेलों में 10,000 खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। ये खिलाड़ी 12 जनवरी तक राज्य भर में 9 स्थानों पर हो रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया कि अयोध्या में जल्द ही महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा। उन्होंने निवेश आकर्षित करने के लिए 10 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के संबंध में इंडिया इंक के प्रतिनिधियों, शीर्ष बैंकरों, व्यापारिक दिग्गजों और फिल्मी हस्तियों के साथ बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को हर क्षेत्र के लोगों से मिले उनके व्यापक अनुभवों से और अधिक अविस्मरणीय बना दिया गया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने हर किसी को, विशेषकर परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को इस वर्ष विचार विमर्श करने के लिए अपने अनुभवों को साझा करने के लिए mygov.in पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 6ठे संस्करण में संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वित्तीय समावेश कार्य समूह की पहली बैठक कोलकाता में इस महीने की 9 तारीख से 11 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। बैठक के प्रारंभिक सत्र वित्तीय समावेश पर भारत की भूमिका को लेकर अद्वितीय प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। मुख्य सत्र हालांकि दूसरे दिन शुरू होगा और ये बंद कमरे में बैठक होगी। G20 सचिवालय के अवर सचिव सृजन शांडिल्य ने बताया कि वर्ष भर में G20 श्रृंखला की पहली बैठक से इतर पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से बंगाल की सांस्कृतिक समृद्धि प्रस्तुत की जाएगी। सीमा सड़क संगठन BRO के प्रयासों से सर्दियों के दौरान श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को रिकॉर्ड समय के लिए खुला रखा गया है, जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। पहली बार ये राजमार्ग 6 जनवरी तक खुला रहा। जोजिला दर्रे को संगठन ने पहली बार 2020 और इसके बाद खुला रखा। इससे भारतीय सेना की रणनीतिक आवश्यकताएं और लद्दाख के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद। राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। राजस्थान में तेज शीतलहर की स्थिति के मद्देनजर ज्यादातर जिलों के सरकारी और निजी स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां 2 दिन और बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने निजी और सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव करने तथा 15 जनवरी तक अवकाश घोषित किए जाने के लिए जिला प्रशासन को अधिकृत किया है। आकाशवाणी से बात करते हुए उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी RK राणा ने बताया कि कोहरे के कारण 26 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। आज भी जो अभी लेटेस्ट पोजीशन हमें प्राप्त हुई है, आज 26 गाड़ियां जो हैं वो लेट चल रही हैं। तो गाड़ियां कोई 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे के करीब लेट है। तो मेरा यात्रियों से यही अनुरोध है कि जब भी वो घर से निकले तो कृपया करके अपना 139 या रेलवे क्वेरी से संपर्क करें, ताकि उनको आने जाने में कोई असुविधा न हो। क्योंकि रेलवे स्टेशनों पर हमने व्यापक प्रबंध कर रखे हैं। खाने पीने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था हमने बहुत अतिरिक्त की हुई, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उत्तर प्रदेश में पौष पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु नदियों में स्नान कर रहे हैं।
इसी स्नान के साथ आज प्रयागराज में संगम तट पर लगने वाले वार्षिक माघ मेले की शुरुआत हो रही है। एक रिपोर्ट। पवित्र गंगा नदी के तट पर लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों की भीड़ प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, हापुड़ और कानपुर जैसे शहरों में ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान के लिए मौजूद है। कड़कड़ाती ठंड के बीच श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं और पूजा अर्चना के साथ ही दान पुण्य कर रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद है। प्रयागराज में लगभग 1.5 महीने तक चलने वाला माघ मेला आज पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू हो जाएगा, जो कि महाशिवरात्रि के स्नान के साथ मार्च में समाप्त होगा। मेला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। यूरोपीय संघ ने चीन से कोविड-19 का पारदर्शी डेटा उपलब्ध कराने को कहा है। यूरोप के स्वास्थ्य से संबंधित एक शीर्ष अधिकारी ने चीन में कोविड-19 की स्थिति पर समन्वित प्रतिक्रिया के संघ के समझौते का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया और चीन से इस महामारी विज्ञान की स्थिति पर पारदर्शी डेटा प्रदान करने की मांग की। एक ट्वीट संदेश में स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के यूरोपीय आयुक्त क्रियकडेस ने बुधवार को यूरोपीय संघ की समेकित राजनीतिक संकट प्रतिक्रिया बैठक में कोविड-19 की स्थिति पर सदस्य देशों के बीच समन्वित प्रतिक्रिया के समझौते का स्वागत किया। यूरोपीय संघ के अधिकारी ने यह भी कहा कि महामारी से निपटने के लिए क्षेत्रीय, यूरोपीय तथा वैश्विक सहयोग एकमात्र मार्ग है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश चीन से आने वाले यात्रियों के लिए उड़ान से पूर्व कोविड-19 की जांच और मास्क पहनने से संबंधित सिफारिश को लागू करने पर भी सहमत हुए हैं। पुणे में 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हरा दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 207 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 190 रन ही बना सकी। भारत ने मंगलवार को पहले मैच 2 रन से जीता था। 2020 श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल राजकोट में खेला जाएगा। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। गृहमंत्री श्री अमित शाह का ये बयान कि राम मंदिर 1 जनवरी तक तैयार होगा, हिंदुस्तान की पहली खबर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कथन कि जल संरक्षण के लिए स्वच्छ भारत जैसा अभियान चले, हिंदुस्तान में है। जनसत्ता की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, प्रौद्योगिकी आधारित विकास युग का आगाज। संवेद शिखर अब नहीं बनेगा पर्यटन क्षेत्र, केंद्र सरकार का ये फैसला, राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जैन तीर्थ स्थल में पर्यटन गतिविधियों पर रोक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल मुंबई में निवेशक सम्मेलन में ये कहना कि उत्तर प्रदेश में माहौल निवेश के अनुकूल है, अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पत्र लिखता है, सीएम योगी ने मुंबई में उद्योगपतियों से कहा, यूपी आकर उठाइए अपार संभावनाओं का लाभ। सरकार देश भर में भारतीय मानक समय को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए एक नीति बना रही है, लिखता है राष्ट्रीय सहारा। पत्र के अनुसार सभी इसके लिए एक व्यापक नीति बनाने पर हो रही है तैयारी। पत्र के अनुसार इसका उद्देश्य सभी नेटवर्क और कंप्यूटर का आईएसटी के साथ सामंजस्य निश्चित करना है। भारत के कैंपस में ऑफलाइन ही पढ़ा सकेंगे विदेशी विश्वविद्यालय, नव भारत टाइम्स में है। पत्र के अनुसार दाखिले की कसौटी और फीस तय करने की छूट मिलेगी भारत में। अमर उजाला कहता है, भारत में नियमित कक्षाएं चलाने के लिए यूजीसी ने 10 वर्ष के लिए दी मंजूरी। जनसत्ता ने उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड को पहली खबर बनाकर लिखा है, पहाड़ों से ज्यादा ठंडी दिल्ली। दैनिक भास्कर कहता है, अब आई कड़ी सर्दी, लेकिन 122 साल बाद सबसे कम ठंडा रहा 2022 का दिसंबर। जनसत्ता ने दुर्लभ शीर्षक से लिखा है, केरल के तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्तों का दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। सीमा सड़क संगठन ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को सर्दियों में रिकॉर्ड समय तक खुला रखा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में भारत के Y20 शिखर सम्मेलन के लोगो, वेबसाइट और थीम जारी करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर बनाए जाने की घोषणा की। और पुणे में दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।